अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम। हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल जो कि क्वेश्चन नंबर 16 तक है उनको सॉल्व कर लिया था। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है कोनिकल पेंडुलम के ऊपर। देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 17, ए पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो देखें उसने गिवन डेटा कुछ इस तरह दिया है। लेट कंसीडर दिस इज द रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने बांध दी है, यहाँ पे एक मास अटैच किया। अब ये रिवॉल्व कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो होता क्या है, ये मान लें हमारी स्ट्रिंग थी। जब ये कोनिकल पेंडुलम बन जाएगा तो स्ट्रिंग को अपनी पोजीशन को छोड़कर, मतलब पहले स्ट्रेट थी ना, अब ये ऐसी टिल्ट होंगी और इस तरह रिवॉल्व करेंगी। दैट मींस स्ट्रिंग कुछ इस तरह हो जाएगी। ये अगर पूरी लेंथ एल थी तो ये अभी एल है, और अब उसकी फाइनल हाइट पूरी एल लेंथ नहीं बची, लेंथ तो टिल्ट हो गई ना। ये पेंडुलम यहां से ऐसे चला गया तो दिस विल बी एच, जिसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द पेंडुलम। तो जो भी है इस तरह का एक पेंडुलम वहां पे गिवन है और ये इस तरह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन मान लो। उसने क्या गिवन, उसने दिया है कि इस पेंडुलम की लेंथ, दैट मींस लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो हियर सेंटीमीटर शुड कन्वर्ट इनटू मीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 20 into 10 to the power -2 meters, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। 10 to the power -2 मतलब डेसिमल पॉइंट अभी यहां था, 2 से पीछे आएगा, दैट मींस 0.2 मीटर इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। मतलब बॉब का मास गिवन है 100 ग्राम्स। ग्राम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास का स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम्स है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 टू द पावर -3 एंड दिस इज किलोग्राम। 10 टू द पावर -3 दैट मींस 0.1 किलोग्राम इज द वैल्यू ऑफ मास। 0.1 किलोग्राम का मास है। इस सेटअप एज अ कोनिकल पेंडुलम, इस प्रॉपर्टी वाली स्ट्रिंग को और बॉब को हमने कोनिकल पेंडुलम के फॉर्म में मोशन के अंदर लेकर आया है। इट्स बॉब नाउ परफॉर्म्स 75 आरपीएम। इट्स बॉब नाउ परफॉर्म्स 75 आरपीएम। पहला सवाल ये कि व्हाट इज दिस। देखिए फिजिक्स में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके नाम से नहीं पहचानते, उसके यूनिट से पहचानते हैं। अगर किलोग्राम है तो दैट विल बी मास, अगर लेंथ है तो मीटर ही होना चाहिए। हम पहले देखेंगे कि यूनिट क्या है, चाहे नाम कुछ भी हो। कभी कभी गिवन होता है वेट, लेकिन यूनिट न्यूटन नहीं होता। हालांकि वेट है तो फोर्स है ना, यूनिट न्यूटन होना चाहिए। वहां वेट लिखकर किलोग्राम में वैल्यू दी जाती है। अगर वो किलोग्राम में है मतलब वो वेट नहीं है, वो फोर्स नहीं है, वो तो मास है। तो बात ज़हन में ये बिठाना है कि हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके यूनिट से पहचानते हैं। तो आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ये किसका यूनिट है? रिवॉल्यूशंस पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर सेकंड या रिवॉल्यूशंस पर आर, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आरपीएम। और ऑब्वियसली ये ऐसा यूनिट के अंदर नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 75 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड कर लो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 15 के टेबल का यूज करें तो 15 5 75, 15 4 60 आरपीएस या फिर हर्ट्ज इसको लिख लो। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। तो ये है गिवन डेटा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहली चीज पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। दूसरी चीज पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितने से बड़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। So tell me what is the formula for kinetic energy? Kinetic energy का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ हाफ तो नंबर है, एम उस पार्टिकल का मास जो कि मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे बॉब है तो मास ऑफ द बॉब आ जाएगा। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉब। यहाँ पे बॉब कोनिकल पेंडुलम के अंदर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी। आपको याद होगा कोनिकल पेंडुलम की डेरिवेशन, वहां पे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव किया था। एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव किया था। वहां से लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉब इन द कोनिकल पेंडुलम कैन बी गिवन एज rg tan थीटा √ rg tan थीटा। तो हम यहां वेलोसिटी की जगह लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, हाफ एज इट इज, स्मॉल m एज इट इज, वेलोसिटी की जगह लिख लो √rg tan ऑफ थीटा का स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचा, mrg tan ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड। अगर आप देखिए क्या हमको स्मॉल m अवेलेबल है, स्मॉल m डेटा में अवेलेबल है, r अवेलेबल है, रेडियस कहीं भी अवेलेबल नहीं है, g तो ऑब्वियसली गिवन है,
पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, जी की वैल्यू भी 10 ले लेंगे। tan थीटा भी अवेलेबल नहीं है, मतलब एक तो रेडियस नहीं पता, दूसरा tan थीटा नहीं पता। ये दो चीज अननोन है। जब भी इक्वेशन में दो चीज अननोन हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमको उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, और ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो अननोन है ही, तो देखा जाए तो इस इक्वेशन में तीन चीजें अननोन बनकर हमारे सामने आ रही हैं। अब पता कैसे करें कि r कितना है या tan थीटा कितना है। r को तो एक तरफ रखते हैं, क्या हम ये एंगल जिससे हमारा कोनिकल पेंडुलम का बॉब वर्टिकल से टिल्ट है, इंक्लाइंड है, क्या उस एंगल को पता करने की कोशिश कर सकते हैं। और देखते हैं गिवन डेटा में हमारे पास अवेलेबल क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सोचे तो ओके, छोड़ते फ्रीक्वेंसी को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। और हमको पता है टाइम पीरियड को हम 1 बाय फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड को 1 बाय फ्रीक्वेंसी लिखा गया इज इक्वल्स टू ये 2 पाई अंडर रूट एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी एज इट इज। ओके ठीक है, अब डेटा रख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 5 बाय 4, तो यहाँ 5 बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर हमको कॉस ऑफ थीटा पता चल जाए तो हमको tan ऑफ थीटा पता चल जाएगा। रेडियस के बारे में बाद में सोचते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा पता करने के लिए ये तो सारी चीज स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या ही बेटर हो कि हम इसका स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायर। अब देखो ये 1/5/4 है, तो क्या इसको मैं 4/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया गया। एक बात बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, क्या हम लेंथ की वैल्यू रख सकते हैं, लेंथ की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है 0.2 मीटर्स, तो लेंथ की जगह क्या लिख लो, लेंथ की जगह पर 0.2 लिख लो, कुछ कैंसिल होगा। सो देखो हमको गिवन है g इज इक्वल टू 10, सॉरी पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो हम g को भी 10 कंसीडर करके पाई स्क्वायर और g को कैंसिल कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल। अब यहां बचा 16, यहां है 25, अब ये 4 इस साइड में न्यूमरेटर में है तो यहां आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 0.2 यहां न्यूमरेटर में है तो यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड, ओके। सो 25 4 जा, अगर हम इसको 16 लिखें, 25 4 जा 100, 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो दिस विल बिकम 16 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 100, दैट मींस 20 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो मैं ये रब कर लेता हूं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह और अवेलेबल हो जाए। तो आ चुका है cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 20, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 0.8। 0.8 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है cos ऑफ थीटा की। अगर cos ऑफ थीटा अवेलेबल तो क्या हम tan ऑफ थीटा निकाल सकते हैं, हमको यहाँ पे tan ऑफ थीटा पता करना था एक्चुअली, लेकिन ऐसा करते हैं cos ऑफ थीटा से sin थीटा निकाल लेते हैं। अगर हमको cos ऑफ थीटा पता हो तो क्या हम उसका sin थीटा निकाल सकते हैं, उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेंगे। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें हम cos और sin का यूज करते हैं, तो बिल्कुल फंडामेंटल आइडेंटिटी है। व्हाट इज दैट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये चीज तो पता है। बस अब वैल्यूज रख लो, cos स्क्वायर थीटा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू है 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 0.8 का स्क्वायर कितना होगा, 0.64 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा is equals to 1 minus 0.64, that means sin theta is equals to under root of 0.1 minus 0.64 कितना होगा 0.36, that means 0.6 is the value of sin of theta। अब देखो हमारे पास cos of theta अवेलेबल है, हमारे पास sin of theta अवेलेबल है, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कोशिश करना है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे और भी बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिखता हूं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल, हाफ एम आर जी tan ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि tan थीटा तो हम निकाल पाते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा अवेलेबल, cos ऑफ थीटा अवेलेबल, तो tan थीटा अवेलेबल है।
अलबत्ता अभी भी रेडियस की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? यहां देखें, ये ट्राइंगल के अंदर ये तो हमारे पास लेंथ है यहां से यहां तक, ये हमारी यहां तक ये जो बन रहा है ये सर्कल का रेडियस है ना आर, और ये एच है। अगर हम इस ट्राइंगल पे ध्यान दें तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा रेडियस है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम है। दिस इज द एंगल ऑफ पेंडुलम। अगर हम यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके रेडियस की वैल्यू पता कर पाए तो हमको क्या क्या पता है? हमको थीटा पता है, अरे साइन थीटा कॉस थीटा पता है, तो थीटा पता है ना, लेंथ भी पता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करें, साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट आर है, हाइपोटेन्यूस एल है, दैट मींस एल यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। तो क्या हम यहाँ पे आर की जगह, क्या हम यहाँ आर की जगह एल साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं? आर की जगह मैं लिखता हूं एल साइन थीटा, चलेगा? ये जी एज इट इज, टेन थीटा की जगह मैं लिखता हूं ये जी एज इट इज, और टेन थीटा की जगह मैं लिखता हूं साइन थीटा पे कॉस थीटा, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, देखते क्या होता है? हाफ एज इट इज, एम एज इट इज, एल एज इट इज, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ओके, बस वैल्यूज रखना है। हमको सारी चीजें अवेलेबल है, मास की वैल्यू पता है, बिल्कुल, लेंथ पता है, साइन की वैल्यू पता है, तो साइन स्क्वायर पता है, जी पता है, कॉस ऑफ थीटा पता है, बस वैल्यूज रख दो। ये हाफ एज इट इज, स्मॉल m की वैल्यू है 0.1, लेंथ की वैल्यू है 0.2, साइन स्क्वायर थीटा कितना है जी? साइन थीटा है 0.6, तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाला, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 0.36 इनटू जी की वैल्यू 10 ले लो, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है 0.8। ओके, देख सकते हैं आप डेटा के अंदर कुछ कैंसिल होगा इसमें, तो कैंसिल करने से ज्यादा बेटर 0.1 और 10 ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे? ये 2 1 जा 2 और 0.2, दैट मींस 0.1 यहां बचेगा। अब हमारी इक्वेशन में बचा क्या है? बचा है 0.1 इंटू 0.36 डिवाइडेड बाय 0.8। ओके, अगर हमने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर लिया तो क्या होगा? 0.1 इंटू 10 दैट मींस 1, उसी तरह 0.8 इंटू 10 दैट मींस 8, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बचा है 0.36 डिवाइडेड बाय 8, इसको लिख लेता हूं 0.36 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 8 से डिवाइड करें 0 पॉइंट लगाएंगे, 8 दोनों डिजिट एक साइड यूज करना है तो और एक 0 लगाना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, सो 0.45 जूल इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ चुकी होंगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ चुकी होंगी हमारे बॉब के पास, जब वो कोनिकल पेंडुलम के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है। सो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने पूछा है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी चीज क्या पूछा है उसने पूछा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ी है, कितने से इंक्रीज हुई है। इस बात को जरा ध्यान दें, मैं जो आपको बता रहा हूं। देखिए जी, पहले हमारे बॉब की पोजीशन ये थी, वो नीचे था यहाँ पे, लेकिन जैसे हमने उसको कोनिकल पेंडुलम के फॉर्म में टिल्ट करना शुरू किया तो वो यहां से मूव करके यहां गया। मतलब पहले उसकी हाइट इतनी थी, अब उसकी हाइट इतनी है। पहले उसकी हाइट इतनी थी पूरी h यहां तक, या फिर इसको लेंथ कहना ज्यादा मुनासिब होगा। अब उसकी हाइट h है, तो क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई है? पहले वो रिजिड सपोर्ट से इतने डिस्टेंस पे था, अब इतने डिस्टेंस पे उसकी हाइट बन चुकी है, यहाँ पे है ना, मतलब वर्टिकल तो हाइट इतनी बनी ना उसकी। क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई है? बिल्कुल, पोजीशन तो बदली है। जब किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड पोजीशन बदलती है तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है? बिल्कुल आती है। तो क्या हम उस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने की कोशिश करें? सो पोटेंशियल एनर्जी, ये बेटर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पहले लिखेंगे mgh1 माइनस mgh2। ओके, दो पोजीशन की एनर्जी माइनस कर लो तो आपको कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई वो पता चल जाएगी। सो मास की वैल्यू, ये दोनों mg कॉमन निकाल लेते हैं। mg h1 मतलब पहली वाली हाइट तो l थी, इसलिए l लिख लेंगे, और बाद वाली हाइट h है। अब जरा इस ट्रायंगल में वापस आओ, ये h और ये l, तो हम यहाँ पे अगर cos ऑफ थीटा की आइडेंटिटी पूछे आपसे तो आप कहेंगे h डिवाइडेड बाय l, मतलब h इक्वल्स टू l cos ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड? तो क्या हम यहाँ पे h2 की जगह पर l cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ से, L कॉमन निकल गया, L इंटू एम जी अंडर द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, बस वैल्यूज रख लो। L की वैल्यू है 0.2, M की वैल्यू है 0.1, G की वैल्यू है 10 अंडर द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है 0.8। ओके, कैलकुलेशंस करना है। सो 10 और 0.1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0.2 इंटू 0.2, 0.2 into 0.2 that means 0.04 joule is the value of change in potential energy. So change in potential energy की वैल्यू 0.04 joule और change in kinetic energy और in the simple form kinetic energy का फॉर्मूला कितना है 0.045 joule। आपकी बुक में kinetic energy को 0.45 joule दिया गया है, उसको एडिट करने की जरूरत है। So this is the solution of क्वेश्चन नंबर कितना है 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको तैयार है कि उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। अगर आपके जहन में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमेशा जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थी हमारे। थैंक यू।